वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर जिसे हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसको सिट्रिक साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जो सबसे पहला कंपाउंड जिसने पार्टिसिपेट किया था इस साइकिल में वो सिट्रेट था, तो इसलिए इसका नाम सिट्रेट साइकिल है। इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये सारे रिएक्शंस डिस्कवर किए थे या फॉर्मुलेट किए थे वो उनका नाम था सर हैंस क्रैब्स, तो उन्हीं के नाम पे ही ये क्रैब साइकिल है। इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं जिसकी फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में हम देखेंगे दो ट्राई कार्बोक्सिलेट्स का यूज़ होता है, वो है सिट्रेट और आइसोसिट्रेट। तो ये दोनों होते हैं, इसलिए इस साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। तो सिट्रिक, क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, ये तीनों एक ही साइकिल के नाम है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको इनमें से कोई भी एक कहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। अब डेफिनेशन देखेंगे तो सिट्रिक साइकिल एक ऐसे रिएक्शन है, एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जिससे क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो टूट जाता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ ही साथ एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है या जनरेशन हो जाती है और एनर्जी हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। तो ये डायग्राम वही शो कर रहा है, ये साइटोसोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है और हमें NADH मिल रहा है। NADH भी एक एनर्जी का ही यूनिट है और ये आगे ATP में ही हमें बॉडी को हमारी मिलता है कन्वर्ट होके, और ये पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है। अब क्या है पायरुवेट, कैसे मिलता है, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें डायग्राम से हमें लोकेशन पता चल रही है कि जो सिट्रिक साइकिल है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब नेक्स्ट क्या है, वो प्रिपरेटरी स्टेप्स जो हमें एक्चुअल साइकिल शुरू होने से पहले होता है। तो क्या होता है, एक साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुवेट मिलता है। जो ये पायरुवेट होता है फिर वो हमारी बॉडी एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करती है और जिस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट करती है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है और यही जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो आगे हमारी साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। अब जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है उसके कुछ क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से वो हमें मिलता है और यूटिलाइजेशन, मतलब उसका फिर आगे बॉडी हमारी कैसे यूज़ करती है। तो ग्लूकोज होता है, मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें वो पायरुवेट में मिल जाता है और जो एंजाइम कन्वर्ट करता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये हमें और पायरुवेट हमें और एसिटाइल कोएंजाइम A, एक तो हमें पायरुवेट की कन्वर्जन होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुवेट मिलता है और फिर वो पायरुवेट हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम A मिलता है और ये हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होता है। तो एक सोर्स तो ये हो गई, दूसरी सोर्स हो गई फैटी एसिड्स, तीसरी सोर्स हो गई कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो ये सारी सोर्सेज हो गई। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। एसिटाइल कोएंजाइम एक तो ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है, दूसरा ये फैटी एसिड में इसका यूज़ है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे आगे और कुछ फैटी एसिड के बारे में, उसमें आपको पता चलेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम A भी यूज़ होता है। एक जब ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड का तो उसमें ही एसिटाइल कोएंजाइम का ही रोल होता है। और जब हमारा कोलेस्ट्रॉल का हम मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन पढ़ते हैं तो स्टेरॉइड हार्मोन्स मिलते हैं। तो ये सब एसिटाइल कोएंजाइम ही इन सब में यूज़ हो रहा है, ये सब ब्रेक डाउन करने के लिए। और कीटोन बॉडीज़, जब कीटोन बॉडीज़ बनती हैं तो उसमें भी एसिटाइल कोएंजाइम का ही रोल रहता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब स्टेप्स सिट्रिक साइकिल के क्या क्या होते हैं। पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसीटेट, ये दोनों कंबाइन होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसीटेट ये दोनों कंबाइन होते हैं और जो एंजाइम
हमारा यूज़ होता है वो है सिट्रेट सिंथेस, और ये मिलके क्या बना लेता है, सिट्रेट। मैंने बताया ही था कि जो पहला कंपाउंड जो सबसे पहला यूज़ हुआ था वो सिट्रेट ही था, इसलिए इसका नाम सिट्रेट साइकिल भी है। तो हमारा यहाँ पे हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला और वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन हुआ और फिर सिट्रेट बना लिया। तो ये पहला स्टेप हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट कैसे बनता है, सिट्रेट ये हमारा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर निकल जाता है, और जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है एकोनिटेस। तो सिट्रेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेट में, और फिर दोबारा वो एंजाइम एकोनिटेस वर्क करता है और एट लास्ट हमें आइसोसिट्रेट मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों ही यूज़ होते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो यही रीज़न है कि इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। अगर आपने शुरू से ये ध्यान से अटेंड किया होगा तो आपको ये दोनों स्टेप्स याद हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके फॉर्मूलाज ही लिखें, आप इनके नाम भी ध्यान रखेंगे और क्या हो रहा है, जैसे डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, वाटर निकल रहा है और ये बन रहा है, और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो आपको पूरी साइकिल याद हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमारा स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो क्या होता है, आइसोसिट्रेट रहता है, उस पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, नाम इससे सिमिलर ही है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो आइसोसिट्रेट पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस वर्क करता है। यहाँ पे हमारा NADH प्रोड्यूस हो रहा है और एक H आयन भी निकल रहा है, उससे क्या बना है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर उस पर दोबारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस वर्क करता है और हमें लास्ट में अल्फा कीटो ग्लूटरेट मिल जाता है। अब ऐसे ही हम स्टेप 4 देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की। तो जो हमें अल्फा कीटो ग्लूटरेट मिला है, इस पे हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। अभी तक आप नोटिस करोगे कि दोनों ही रिएक्शन में थर्ड फोर्थ में डिहाइड्रोजनेस ही हो रहा है यूज़, और कंपाउंड के नेम पर ही बेस्ड है एंजाइम का नेम भी। तो फिर उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और साथ ही साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जनरेशन ऑफ सक्सिनेट। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिलता है। अब इस पर एंजाइम हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस यूज़ होगा, GTP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कोएंजाइम ए SH जो है वो भी अलग निकल जाता है इस कंपाउंड में से। और हमें प्रोडक्ट्स और एंजाइम ही मेनली याद रखने हैं। अगर आप नहीं याद रख सकते कोई बात नहीं। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इस पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस वर्क करेगा और क्या बना लेगा, सक्सिनेट। ये हमारा सक्सिनेट स्टेप 5 जनरेशन ऑफ सक्सिनेट हो गया। अब स्टेप 6 देख लेते हैं। सक्सिनेट जो होता है, इस पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस वर्क करता है और हमें क्या मिल जाता है, फ्यूमरेट मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूमरेट से हम ये भी याद कर सकते हैं कि FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रेड मार्किंग है, मतलब H2 जो है यहाँ से निकल के ये FAD से जुड़ जाते हैं, तो FAD से हमें FADH2 मिलता है। ये भी एक एनर्जी का यूनिट है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। मैलेट कैसे बनता है, फ्यूमरेट जो मिला था उस पर फ्यूमरेस वर्क करेगा और हमें फिर एक बीच में कार्बोआनाइन ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, मतलब एक ऐसी कंपाउंड जो स्टेबल नहीं है तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पर भी हमारा फ्यूमरेस ही वर्क करता है, और लास्ट में हमें मैलेट मिलेगा। एल हमारा का फुल फॉर्म होता है लीवो। जैसे डेक्स्ट्रो और लीवो दो पोजीशन बताने के लिए होते हैं, तो लीवो पोजीशन पे कोई भी चीज़ जब कंपाउंड होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो बस ये एल लिखा जाता है, ये कुछ नहीं है, बस एक पोजीशन का वो है, तो हमें मैलेट मिल रहा है। अगर आपको एल मैलेट याद ना रहे तो मैलेट भी याद रख सकते हैं।
अब लास्ट स्टेप जो है 8 स्टेप की साइकिल है। तो ये लास्ट स्टेप क्या है, जो हम शुरू में हम यूज़ करते थे ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिससे हमें सिट्रेट मिल रहा था शुरू में। तो वो जो ऑक्सैलो एसीटेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल के लिए, हमें दोबारा से चाहिए होगा जब दोबारा से साइकिल चलती चलती शुरू होगी। तो वो हमें क्या होता है, जो ये एल मेल्टेट है, इसमें एल मेल्टेट डिहाइड्रोजनेस ये वाला एंजाइम काम करता है और फिर से हमें ऑक्सैलो एसीटेट मिल जाता है। अब ऑक्सैलो एसीटेट मिल गया, वो फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा और फिर से हमें सिट्रेट मिल जाएगा। सिट्रेट फिर आगे कन्वर्ट होगा। ऐसे ही रिएक्शन चलती रहती है। तो ये पूरे 8 स्टेप्स मैंने एक बार डिटेल में बता दिए, ताकि जब मैं आपको साइकिल पूरी एक्सप्लेन करूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये रही साइकिल। तो मैंने जैसे बताया था आपको, ऑक्सैलो एसीटेट रहता है और उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कंबाइन होता है। सिट्रेट सिंथेस एंजाइम है, सिट्रेट बना लेता है। फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, जो एंजाइम बीच में वर्क कर रहा है वो एकोनिटेस है। और फिर सिस एकोनिटेट से फिर आइसोसिट्रेट बनता है और वहाँ पे भी हमारा एंजाइम एकोनिटेस ही है। तो 2 बार सेम ही एंजाइम यूज़ हो रहा है। फिर आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो सक्सिनेट बनता है और एंजाइम जो यूज़ होता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। अगर आपको कंपाउंड याद है तो आप एंजाइम खुद ही लिख लोगे, क्योंकि सेम उसी के जैसे नेम पर ही बेस्ड है। ऑक्सैलो सक्सिनेट जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होता है, अब जो ये ऑक्सैलो सक्सिनेट है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होता है और जो एंजाइम यूज़ होता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। ऊपर वाले एंजाइम जैसा ये सेम है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है सक्सिनेट थियोकाइनेस। अब सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में चेंज होता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है। फ्यूमरेट जब एल मेल्टेट में चेंज होता है तो फ्यूमरेस एंजाइम यूज़ होता है। और जब एल मेलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है तो मेलेट डिहाइड्रोजनेस ही यूज़ होता है एंजाइम, और रीजेनरेशन हो जाती है ऑक्सैलो एसीटेट की। वेल एंड गुड अगर आप याद रख सकते हैं, जैसे ये फ्यूमरेट वाले स्टेप में अगर FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, आप याद रख सकते हैं। मगर अगर आपको ये याद नहीं ज़्यादा हो रहा है तो एटलीस्ट आपको कंपाउंड्स पता होने चाहिए और आपको एंजाइम्स पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में साइकिल ड्रॉ कर सकें अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में भी ये साइकिल इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब जगह ही है, जहाँ भी बायोकेमिस्ट्री आएगी वहाँ ये बहुत यूज़फुल रहती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे कंपाउंड्स हैं, सीरियल वाइज हमें साइकिल ड्रॉ करनी है, हम कैसे याद रखें या कैसे करें। तो ये ट्रिक है, एक निमोनिक है याद करने की ट्रिक। ऑफ कोर्स सिट्रिक इज़ अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ऑफ कोर्स में ओ से जो है वो है ऑक्सैलो एसीटेट। सिट्रेट सेम वही है, और इसमें इस जो है वो है आइसोसिट्रेट के लिए। ए से है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एस से है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, स्टूपिड से है सक्सिनेट, फनी से है फ्यूमरेट और मॉलिक्यूल से है मेलेट। अगर आपको ये याद हो गई तो आपको कंपाउंड्स याद हो जाएंगे तो फिर आपको एंजाइम्स, क्योंकि कंपाउंड्स के नेम पर ही है सारे एंजाइम्स, तो आपको पूरी साइकिल ही याद हो जाएगी, ड्रॉ करने में बहुत हेल्प रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या हमारा एनर्जी जनरेशन होती है, मतलब कितनी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब आइसोसिट्रेट हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और इसमें एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस लगता है, और जो हमारे ATP प्रोड्यूस हो रहा है हर एसिटाइल कोएंजाइम के यूटिलाइजेशन पर, वो मतलब हर बार कितना हमें ATP मिल रहा है। रिएक्शन में 3 ATP मिलते हैं इसमें। और जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है
तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज तो एंजाइम यूज़ हो रहा है और 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे ही सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, तो सक्सिनाइल थियोकाइनेस यूज़ करते हैं और हमें 1 ATP मिलता है इस वाले रिएक्शन से। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है और 2 ATP मिलते हैं। और मैलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो मैलेट डिहाइड्रोजनेस तो एंजाइम यूज़ हो रहा है और 3 ATP यूज़ होते हैं। जब इन सारे ATPs को हम ऐड करेंगे तो जो मतलब हर सिट्रिक साइकिल में पर एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल जो यूज़ हो रहा है, तो हर एक साइकिल में हमें 12 ATP मिल जाते हैं। ATP काउंट तो एग्जैक्टली वही है। अब हम आपने वो देखा होगा टेबल, उसमें हमें FADH2 भी बन रहा था, कहीं NADH बन रहा था, कहीं GTP में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये सारे हमारी जो बॉडी है वो ATP में ही यूज़ कर सकती है, एनर्जी सारे कन्वर्ट होते हैं। तो अगर 3 NADH हैं, मतलब एक NADH से हमें 1 ATP मिलता है, तो 3 NADH से हमें 3 × 3 ATP मिलेगा। मतलब एक NADH से हमें 3 ATP मिलते हैं। तो 3 NADH से हमें कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 9। ऐसे ही एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो अगर एक FADH2 मॉलिक्यूल है तो 1 × 2 ATP मिलेंगे। ऐसे ही एक GTP से अगर हमें 8 ATP मिल रहा है तो वो हमारा 1 ATP होगा। तो हर एक साइकिल में, सिट्रिक साइकिल में हमें 12 ATP मिलते हैं, वो मैंने डिटेल में भी समझाया है। और अगर वही साइकिल अगर हम 2 कर दें, × 2 कर दें, तो हमें 24 ATP मिलते हैं। आप बस इसमें ये याद रख सकते हैं कि पर साइकिल ऑफ सिट्रिक एसिड में हमें 12 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच बॉन्ड। तो बेसिकली इसमें जो हमारी रिच बॉन्ड्स होती हैं, मतलब ATP के फॉर्म में होती हैं, और भी बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि एनर्जी की रिच सोर्सेज हैं। और क्योंकि ये बॉडी में ही मतलब बायोसिंथेसिस है, मतलब बॉडी का ही प्रोसेस है जो ये सब नई चीज़ें बनाता है। अलग अलग बायोसिंथेसिस मतलब बॉडी अलग अलग ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है और वो एनर्जी रिच भी हैं और उनकी बॉडी में और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो वो सब हम देखेंगे कि TCA साइकिल का क्या रोल है इसमें। पहला प्राइमरी फंक्शन तो यही हो गया कि वो एनर्जी हमें देता है ATP के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैटी एसिड्स का और बहुत सारे अमीनो एसिड का, तो ये सब जब ब्रेक डाउन होता है तो ये सब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जो हमें इंटरमीडिएट्स ऑफ साइकिल बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम A मिलता है। तो ये एक इंटरमीडिएट मतलब एक साइकिल में मिलने वाली ही चीज़ है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सैलो एसीटेट है, बहुत अलग अलग यूज़, मतलब हर एक, मतलब या तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A होगा या बीच में फ्यूमरेट का कहीं रोल होगा, किसी और साइकिल में भी वो यूज़ हो जाता होगा जाके। तो ये अलग अलग, मतलब सिट्रिक साइकिल सिर्फ अपने ही सिट्रिक साइकिल के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जब कार्ब्स की ऑक्सीडेशन होती है या जब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है या कोई भी अमीनो एसिड टूट रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सिट्रिक एसिड का भी रोल होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं HMP शंट, उसमें हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट, ये जो चीज़ है ये हमें किसी और साइकिल से मिलती है जो वहाँ पर यूज़ हो रही होती है। तो ऐसे ही सिट्रिक साइकिल भी के जो कंपाउंड्स होते हैं, वो जैसे कि ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुवेट मिला, अब पायरुवेट हमारा सिट्रिक साइकिल में यूज़ हो गया। तो सिट्रिक साइकिल एक लिंक है और साइकिल से बॉडी के जॉइन होने का। सिट्रिक साइकिल जो है वो है एम्फीबोलिक इन नेचर प्रोसेस है, मतलब एम्फीबोलिक मतलब कैटाबॉलिज्म, एक टाइप का टूटने वाला साइकिल, टूटने वाला नेचर है इस साइकिल का। या तो कुछ टूट रहा होगा या कुछ जुड़ा होगा, मतलब एम्फीबोलिक मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा या एनाबॉलिज्म हो रहा होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, फैट्स का टूटना, अमीनो एसिड का टूटना,
कार्ब्स का टूटना। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, डिफरेंट कंपाउंड जुड़ गए, डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, फिर एनर्जी मिलती है। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं बॉडी में जो हमारी यूज़ हो रही होती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पाथवेज होते हैं जिनका एंड का कॉन्स्टिट्यूट जो है वो TCA साइकिल का पार्ट होता है, या फिर इसी उन एंड प्रोडक्ट से कोई और नई साइकिल बन रही है। जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया, ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुवेट मिला, उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है, मगर ये पायरुवेट ही या तो किसी और साइकिल में यूज़ हो जाएगा, जैसे कि हमारा होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जहाँ पे पायरुवेट हमारा दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। या तो ये ऐसे काम करता है, या फिर पायरुवेट ही कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और आगे TCA साइकिल कैरी ऑन करता है, या फिर कुछ और चीज़ें बन रही होंगी किसी साइकिल में और वो किसी और साइकिल के काम आ जाएंगी एज आ स्टार्टिंग प्रोडक्ट। तो ऐसे ये वर्क करती है। अब हम बहुत सारे पाथवेज जैसे बता रही थी मैं कि उसमें यूज़ होता है TCA साइकिल का। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक्सप्लेन करती हूँ, कोई भी ऐसा नॉन शुगर कंपाउंड, मतलब जो शुगर वाला कंपाउंड नहीं है, जैसे पायरुवेट हो गया या कोई और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये शुगर वाले कंपाउंड नहीं है, पर ये हमारे एंड में हमें ग्लूकोज दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सिट्रेट है, सिट्रेट से लेके ऑक्सैलो एसीटेट तक, अब सिट्रेट और ऑक्सैलो एसीटेट दोनों ही TCA साइकिल में आते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी सिट्रेट और ऑक्सैलो एसीटेट यूज़ होते हैं। और सिट्रेट से लेकर ऑक्सैलो एसीटेट तक जितने भी कंपाउंड्स हैं, सबका नेचर ग्लूकोजेनिक है, मतलब सब ग्लूकोज है नेचर में। ट्रांसएमिनेशन, तो ये प्रोसेस होता है, इसमें हमारा क्या होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स वगैरह का, उसको हम ट्रांसएमिनेशन भी बोलते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये प्रिकर्सर मतलब कोई एक हेल्पिंग कंपाउंड है, मतलब प्रिकर्सर जो मतलब किसी और चीज़ के बनने में हेल्प करे। तो ऑक्सैलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट ये सिंथेसिस कर देते हैं एस्पार्टेम और ग्लूटामेट का। अब ये एस्पार्टेम और ग्लूटामेट हमारे अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन की, तो ये अमीनो एसिड बनाते हैं, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट तो एस्पार्टेम बनाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट बनाता है, और जो आगे जाके हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने प्यूरिन्स पढ़ रखे हैं जो हमारे DNA में आते हैं, पायरिमिडीन्स आते हैं, AT आता है प्यूरिन्स में, और पायरिमिडीन्स में हमारा यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन ये आते हैं। ये सब इन सब चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंपलर फॉर्म में, जिससे बॉडी यूटिलाइज करती है। फैटी एसिड सिंथेसिस में हमने शुरू में पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो उसमें फैटी और यूटिलाइजेशन में भी पढ़ा था कि फैटी एसिड बनाने में एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ होता है। और फिर तो वही है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट, मतलब जो सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, वो ब्रेक डाउन होता है उसका एसिटाइल कोएंजाइम A में, और फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम से हमारा फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं। बायोसिंथेसिस मतलब कोई भी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाला कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी यूज़ करे वो मिले। तो ये सब ब्रेक डाउन हो गया, हमें फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं। फैटी एसिड्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फ़ैट की जो बॉडी यूज़ करती है। हमारा चौथा प्रोसेस जो है जिसमें ये यूज़ होता है TCA साइकिल के किसी प्रोडक्ट का, वो है हीम सिंथेसिस। हीम मतलब वही हमारा हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, पिगमेंट होता है, तो वो जो पिगमेंट है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें भी TCA साइकिल का रोल है। क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, वो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और उससे फिर हमारा बॉडी में हीम प्रोड्यूस होता है। हीम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आयरन हमारा ब्लड में जो है वो इस हीम से ही कनेक्ट होता है और उसके थ्रू फिर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच पाती है, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है बॉडी में।
अब ये समराइज्ड फॉर्म में, एक डायग्राम फॉर्म में आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक अगर कोई रिटन एग्ज़ाम है या सब्जेक्टिव कुछ है, या फिर आप इसे समराइज़ कर सकते हैं कि क्या है बायोसिंथेसिस में सिट्रिक साइकिल का रोल। बायोसिंथेसिस मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बॉडी में इसी की हेल्प से बनते हैं। तो मैंने बताया था ऑक्सैलोएसीटेट से हमें एस्पार्टेट मिलता है, एस्पार्टेट से और बहुत सारे नॉन एसेंशियल मतलब जो बॉडी में नहीं, जो बॉडी में बनते हैं, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स और प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स सब ये सिंथेसाइज हो जाते हैं। ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों कंबाइन करते हैं, सिट्रिक एसिड का पहला स्टेप है, सिट्रेट मिल जाता है। अब ये जो सिट्रेट है ये हमारा फैटी एसिड और स्टेरॉइड बनाने में यूज़ होता है। अब सिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट ये दोनों अगर कंबाइन कर जाएं तो ये हमारा ग्लूटामेट बना लेते हैं, और ग्लूटामेट भी आगे हमें बहुत सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करता है और प्यूरीन्स बनाने में हेल्प करता है। मैंने जैसे कि ये इससे कंबाइंड नहीं है, ये एक साइक्लिक फॉर्म है, बट बेसिकली सिट्रेट से ही हमें अल्फा ग्लूटारेट आगे जाके मिलता है, तो इसलिए साइक्लिक फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उससे हमें ग्लूटामेट, ये हमारा एक अमीनो एसिड है, और ये आगे और हमें प्यूरीन्स वगैरह ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे दे देते हैं। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो ग्लाइसिन, मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करता है और इससे हीम हमारा प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो ये एम्फोबॉलिक रोल है सिट्रिक एसिड साइकिल का, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है, और उसमें सिट्रिक साइकिल का कोई ना कोई कंपाउंड जो सिट्रिक साइकिल में इन्वॉल्व है वो यूज़ करके नए नए हमें बॉडी में चीज़ें मिलती हैं। इसी को हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। और ये मैंने रेफरेंसेस भी डाल दिए हैं, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी बुक्स मैंने यूज़ की हैं, इनसे चीज़ें ली हैं। इसमें एक बुक है बायोकेमिस्ट्री बाय यू सत्यनारायणा एंड यू चक्रपानी, मैंने 4th एडिशन यूज़ किया था। कोई भी जो भी आपको मिल जाए वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, सारी अच्छी है। वासुदेवन भी बहुत डिटेल बुक है, बहुत अच्छी बुक है। एंड इसेंशियल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय पंकजा नायक, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये वासुदेवन और ये तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। लैंग्वेज वाइज सत्यनारायणा बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाती है। आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वासुदेवन टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री 7th एडिशन बाय DM वासुदेवन वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन एसेंशियल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बहुत बाय पंकजा नायक, ये भी बहुत अच्छी है। तीनों ही बुक्स अच्छी हैं, जो भी आपको पढ़ने में इजी लगे, इजीली इनकी PDF मिल जाती हैं, फ्री डाउनलोड हो जाता है इनका नेट से, आप इनसे रेफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and share my channel to your classmates, your friends, anybody who you think would love to watch my channel and can get help from my videos. Thank you so much for watching my video.